नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो कहानी को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कैसी पत्नी है तू? रात के 11 बज रहे हैं। मानस अभी तक घर नहीं आया और तू चैन से बैठी हुई है। अपने पति को संभाल कर रखना भी नहीं आता। उसे फ़ोन लगाकर पूछ कि वो कहाँ पर है और कितनी देर लगेगी उसे आने में। सविता जी अपनी बहू एकता को डांटते हुए बोली, मुझसे क्या पूछ रही हैं आप माँ जी? आपका बेटा है, कोई छोटा बच्चा तो है नहीं कि यहाँ वहाँ गुम हो जाएगा। वो बेटा तो आपके हैं, आप फ़ोन लगाकर पूछिए कि कहाँ रह गए। एकता ने बेपरवाही के साथ जवाब दिया, हाँ मैं तो माँ हूँ ना, मैं तो फ़ोन करके पूछूंगी ही कि वो कहाँ रह गया। लेकिन पत्नी होने के नाते तेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है या नहीं कि तुझे यहाँ पूजा करने के लिए लेकर आए हैं। सविता जी ने पलटकर जवाब दिया, पर इस बार एकता ने कोई जवाब नहीं दिया। इसलिए सविता जी भुनभुनाती हुई अपने कमरे में आ गई और मोबाइल लेकर मानस को फ़ोन लगाने लगी। लेकिन मानस ने फ़ोन नहीं उठाया। ये मानस भी ना कभी भी टाइम पर घर नहीं आता। पता नहीं क्यों मेरी जान जलाता रहता है। सोचा था बहू के आने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर नहीं, यहाँ तो बहू भी उसके जैसी ही आई, बिल्कुल बेपरवाह। पति से कोई लेना देना नहीं है उसे। अरे पत्नियाँ तो अपने पति को बांध कर रखती हैं, और एक इसे देखो तो अब तक मानस को सुधार ही नहीं पाई। बड़बड़ाती हुई सविता जी वापस बाहर आई तो देखा एकता अपने कमरे में जा चुकी थी। वो भी उसके कमरे की तरफ गई और धीरे से खोलकर देखा तो वह सो चुकी थी। सविता जी वापस बाहर हॉल में आ गई। कैसी औरत है ये? पति अब तक घर नहीं आया और उसे नींद भी आ गई, बेशर्म कहीं की। सविता जी ने फिर से मानस को फ़ोन ट्राई किया, लेकिन मानस ने एक बार भी फ़ोन रिसीव नहीं किया। आखिर वो थक हार कर वहीं हॉल में सोफे पर बैठ गई। रात को 12:30 बजे घर की बैल बजी। सविता जी ने भागकर दरवाज़ा खोला तो बाहर मानस को नशे की हालत में खड़ा देखा। वो तो खुद को संभाल भी नहीं पा रहा था। आखिर सविता जी उसे सहारा देकर जैसे तैसे घर में लेकर आई और सोफे पर बिठा दिया। कहते हैं बेटा बुढ़ापे की लाठी होता है। इसे बुढ़ापे में मुझे सहारा देना चाहिए और यहाँ मैं तुझे सहारा दे रही हूँ। अरे कुछ तो शर्म कर, कब तक मुझे यूं ही परेशान करता रहेगा? सविता जी उसे डांटते हुए बोली, लेकिन उसे होश हो तब तो वह कोई जवाब दे। आखिर नशे की हालत में ही जब सोफे पर वो लुढ़क गया तो सविता जी उसे वहीं छोड़कर अपने कमरे में आ गई। जब बीवी को ही कुछ नहीं पड़ी तो मैं भी क्या करूं? पहले एक ही खून पीता था, अब तो दो दो लोग मिलकर पीते हैं। मेरी तो जिंदगी ही खराब हो चुकी है। बड़बड़ाती हुई वो चादर तान कर सो गई। सुबह जब नींद खुली तो देखा हॉल में मानस अभी भी सोया पड़ा था, जबकि एकता वहीं पास में डाइनिंग टेबल पर बैठी चाय पी रही थी। सविता जी को देखते ही एकता ने पूछा, माँ जी आप चाय पियेंगी? उसे देखकर सविता जी ने अपने हाथ जोड़ते हुए बोली, तू ही पी तेरी चाय। पति यहाँ नशे में पड़ा हुआ है, लोगों को तो खाना पीना दुश्वार हो जाता है, पर तेरे हलक से कैसे उतर रही है चाय? सविता जी की बात सुनकर एकता मुस्कुराते हुए बोली, क्या बात है माँ जी, आज तो बहुत गुस्सा हो रही हैं आप। भला मैं क्यों अपना खाना पीना बंद करूं? आपका बेटा इतने सालों से बिगड़ा हुआ था, आपने तो खाना पीना बंद नहीं किया, तो मुझसे उम्मीद क्यों कर रही हो? एकता की बात सुनकर सविता जी गुस्से से उसे घूरने लगी। उन्हें अपनी तरफ देखता देख एकता बोली, माँ जी थोड़ी शांति बनाए रखिए, कहीं बीपी ना हाई हो जाए आपका। मैंने नाश्ता तैयार कर दिया है और दोपहर का खाना भी बनाकर रख चुकी हूँ। अभी चंदा आ जाएगी साफ सफाई करने के लिए, तो आप उससे साफ सफाई करवा लेना। और मैं जा रही हूँ अपने मायके अपनी माँ से मिलने के लिए, शाम तक वापस आ जाऊंगी। शाम को ही क्यों वापस आती है, वहीं रह जाना। वैसे भी तेरा इस घर में होना नहीं होना एक ही बराबर है। जो अपने पति को संभाल नहीं सकती वो मेरा घर क्या संभालेगी? क्या बात कर रहे हो आप माँ जी? वहीं रहने के लिए थोड़ी ना आपके बेटे से शादी की है। बहू को तो ससुराल में ही होना चाहिए, यही तो संसार का नियम है। कहकर एकता वहाँ से रवाना हो गई। घर से कुछ दूरी पर पहुंचकर ऑटो पकड़कर अपने मायके रवाना हो गई। ऑटो में बैठे बैठे उसे वो दिन याद आया
जब वो इस घर में दुल्हन बनकर आई थी। कितने अरमान थे उसके, पर वो अरमान उस समय धराशायी हो गए जब मानस शराब के नशे में धुत होकर घर आया था। शादी के ठीक दूसरे दिन उसने ये हरकत की थी। उसने हैरानी से सविता जी की तरफ देखा तो सविता जी ने बात संभालते हुए कहा, अब बहू, थोड़ी बहुत तो हर कोई पीता है, पर तुम आ गई हो ना, अब संभाल लोगी, इसलिए तो उसकी शादी की है। सावित्री तो अपने पति की जान यमराज से वापस लेकर आ गई थी, तुम्हें तो सिर्फ इसे सुधारना है। सविता जी की बात सुनकर एकता हैरान खड़ी रह गई। मतलब अपने बेटे के सुधारने के लिए उन्होंने उसकी जिंदगी को दांव पर लगा दिया। पूरी रात एकता के दिमाग में यही बात चलती रही। दूसरे दिन एकता पग फेरे के लिए गई तो मायके वालों ने भी यही जवाब दिया, बेटा थोड़ी बहुत तो हर कोई आजकल पीता है, ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम उसे कैसे संभालती हो। एक पत्नी चाहे तो क्या नहीं कर सकती, और फिर इसके अलावा कोई कमी तो नहीं है, थोड़ा बहुत तो एडजस्ट सबको करना पड़ता है। पिता तो उसके थे नहीं, माँ ने ये जरूर कहा था, बेटा जैसे भी हो अपना घर संभाल ले, अगर तू छोड़कर भी आई तो यहाँ तेरे भाई भौजाई रखेंगे, इसकी कोई गारंटी है क्या? जिन्होंने ये जानते हुए तेरी शादी एक शराबी से कर दी, वो क्या तुझे रखेंगे, इसकी तू उम्मीद मत करना। एकता को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इसलिए चुपचाप वापस ससुराल आ गई। जब भी मानस शराब पीकर आता तो एकता रोती परेशान होती, पर सविता जी तो चैन की बांसुरी बजा रही होती। आखिर बेटे को बहू के हाथों संभाल कर वो बेफिक्र हो चुकी थी। लेकिन अभी 2 महीने पहले मानस ने शराब के नशे में एकता की जमकर पिटाई कर दी, सिर्फ इस कारण कि एकता ने उसे शराब पीने को रोका था। सावित्री जी ने भी उसमें भी एकता की ही कमी निकाल दी। हे भगवान, एक पति तक नहीं संभाल सकती, पूरा घर क्या संभालेगी? मैंने तो ये सोचकर अपने बेटे की शादी की थी कि घर में बहू आएगी उसे सुधार देगी, लेकिन ये तो उल्टा उसे परेशान करने का काम करती है। अब तेरे सारे नाच नखरे उठाता है, तेरे खर्च उठाता है, फिर तू हर समय उसके पीछे पड़ी रहेगी तो हाथ तो उठाएगा ही। तो बेचारा करता ही क्या, थोड़ा प्यार से संभाला कर। जब मायके वालों से कहा तो वह लोग भी हमदर्दी जताकर चले गए। भाभी तो ये तक कहकर चली गई कि एक पति नहीं संभाल सकती तो और क्या कर लोगी तुम, दोबारा लौटने की सोचना भी मत। हम अपना देखें या तुम्हारा देखें, तुम्हारी माँ को रख रखा है बड़ी बात है। सो एकता ने भी सोच लिया कि जब रहना ऐसे ही घर में है तो या तो जिंदगी भर मार खाते रहो या रोते रहो, या सिर्फ बेशरम बनकर रह जाओ और अपना रास्ता खुद चुनो। एकता ने दूसरा रास्ता चुना। एकता को धीरे धीरे ये बात समझ आ गई कि मानस उससे लड़ता झगड़ता तभी था जब वो शराब के नशे में होता, वरना तो वो एकता से अच्छे से ही बात करता था। इसलिए वो अब मानस से जब नशे में होता तो ज़्यादा कुछ नहीं कहती थी। उसने 1-2 बार नौकरी के लिए कहा तो सविता जी ने हंगामा कर दिया। इसके बाद मानस ने नशे की हालत में सविता जी के कहने पर उसके साथ काफ़ी गाली गलौज भी की थी, इसलिए उसने सामने से नौकरी के लिए कहना छोड़ दिया। अब उसे नौकरी तो करनी ही थी क्योंकि उसे आत्मनिर्भर बनना था। वह अपनी पढ़ाई लिखाई को ऐसे ही जायज़ नहीं होने दे सकती थी। आखिर बाहर कैसे जाए, इसलिए अक्सर मायके का नाम लेकर निकल जाती। अभी 1 सप्ताह पहले इंटरव्यू देकर आई थी, वहाँ से कॉल आया था, आज वहीं जा रही थी। वहाँ पहुँची तो उसकी नौकरी पक्की हो गई। उसने सारे ज़रूरी पेपर्स डिपॉजिट कर दिए। उसे दूसरे दिन से ही ज्वाइन करने को कहा। जब वापस घर लौटी तो मानस भी होश में आ चुका था। सविता जी गुस्से में बैठी उसे ही घूर रही थी। जैसे ही उसने घर में कदम रखा, सविता जी बोली, आ गई महारानी अपने मायके वालों से मिलकर। यहाँ सास और पति भूखे बैठे हैं, उससे कोई लेना देना नहीं बेशरम को। सविता जी की बात सुनकर एकता बोली, कैसी बात कर रही हो माँ जी, खाना बनाकर तो गई थी आपके लिए, फिर मेरा क्यों इंतजार कर रहे थे आप? एकता, कहाँ गई थी तुम? अभी तुम्हारी मम्मी का फ़ोन आया था, तुम तो मायके पहुँचे ही नहीं, अचानक मानस ने कहा। मानस की बात सुनकर एकता ने मानस की तरफ देखा और कहा, मुझे नौकरी मिल गई है, कल से ज्वाइन करनी है। हाँ देखा, ये होता है औरत का त्रिया चरित्र। मायके का नाम लेकर पता नहीं कहाँ कहाँ घूमती फिरती रहती है और हमारे घर की इज्जत को उछाल रही है। सविता जी बीच में ही बोली, माँ मैं बात कर रहा हूँ ना, आप क्यों बीच में बोल रहे हो? तुम्हें नौकरी की क्या ज़रूरत है एकता? तुम्हारी सारी ज़रूरत तो मैं पूरी कर रहा हूँ। मानस ने शांतिपूर्वक एकता से पूछा।
तब एकता ने कहा, मुझे मेरे मायके का कोई संबल नहीं है, मुझे अपना संबल खुद बनाना है, इसलिए मैं नौकरी ज्वाइन कर रही हूँ। मैं अपने अंदर इतनी हिम्मत जुटा सकूं कि मैं आपके सामने खड़े होकर ये कह सकूं, आप शराब छोड़ रहे हो या मुझे। उसकी बात सुनकर मानस सकते में आ गया, जबकि सविता जी अपना माथा पीटते हुए बोली, हाय राम, पति को छोड़ने की बात कर रही है बेशरम, अपना घर अपने हाथों ही तोड़ रही है। ऐसा नहीं कि पति को सुधारने की कोशिश करे, बल्कि जो है उसे ही बिगाड़ रही है। बस कीजिए माँ जी, बहुत बोल दिया आपने। मैं कोई नशा मुक्ति केंद्र नहीं हूँ, एक इंसान हूँ जिसकी अपनी जिंदगी है और मुझे अपनी जिंदगी के बारे में सोचने का पूरा हक है। पर इस रिश्ते को तोड़ने से पहले मैं इस रिश्ते को एक मौका देना चाहती हूँ। बताइए मानस जी, आप नशा छोड़ेंगे या फिर पत्नी? मानस काफी देर तक मौन रहा, फिर कुछ सोच समझकर बोला, ठीक है, जब तुम इस रिश्ते को एक मौका देना चाहती हो तो मैं भी मौका लूंगा। कब ज्वाइन करना है तुम्हारा नशा मुक्ति केंद्र? उसकी बात सुनकर जहां एकता के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, वहीं सविता जी बिल्कुल हैरान खड़ी रह गई। उनकी आंखों में आंसू निकल आए। आखिर इतनी कोशिश, जो काम सविता जी नहीं कर पाई वो एकता ने कर दिया। दूसरे दिन से ही मानस ने नशा मुक्ति केंद्र ज्वाइन कर लिया और कुछ महीनों और मशक्कत के बाद उसमें वाकई परिवर्तन हुआ। उसने शराब पीना छोड़ दिया और आज सविता जी अपनी उसी बेशरम बहू की नज़र उतारती नहीं थकती। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर एक ऐसी ही कहानी के साथ। कहानी को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।